तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ कि आखिरकार केरल के एर्नाकुलम में जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे किसकी साजिश है। और इसी सवाल पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सुशील पंडित जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अतीकुर रहमान जी, जो कि इस्लामिक रिसर्चर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अतीक, ये नेता हैं IUML के, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल अतीकुर रहमान आपसे, जिस तरह 28 अक्टूबर को एक रैली होती है फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में, और उस रैली में वर्चुअल तौर पर हमास का एक आतंकी जुड़ता है, और इस वर्चुअल तौर पर जुड़ने को लेकर काफी विरोध हमने देखा, और अब देख रहे हैं आज केरला में ब्लास्ट हुआ है। क्या साजिश है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, अगर ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को इन सब चीजों से जोड़ा जाए तो ये आगे जाके बहुत खतरनाक साबित होगा। नहीं, हमने ऐसी पहले कोशिश भी बिल्कुल नहीं की जा रही है। मैं आपका रुख जानना चाह रहा हूं। कह रहे हैं बहुत अतीकुर रहमान साहब, आपका रुख जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमास का जो खालिद मशाल है वो कल वर्चुअल तौर पर इस रैली में जुड़ा था। अब देखिए, ये हमास का जो ये जुड़ा था, इसके ऊपर NIA को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कार्रवाई करना चाहिए। मुसलमान कोई भी हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का वो हमास को समर्थन नहीं कर रहा है, कतई तौर पे नहीं कर रहा है। हमास जो भी गतिविधि कर रहा है उसके लिए उसको बहुत कड़ी सजा अल्लाह ताला देने वाले हैं। ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है। एकदम वाजे तौर पे इस चीज को हम बताना चाहेंगे कि औरतों को, बच्चों को किसी भी तरह से निशाना बनाना, उन पर जुल्म करना कतई तौर पे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमास एक वेस्टर्न कंट्रीज का पपेट है, इजराइल का पपेट है, ये हमारा मानना है, ये हमारी रिसर्च बता रही है। और दहशतगर्दी का जहां तक सवाल है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की 10 साल सरकार के बाद में एक दिन के अंदर इतने बड़े इन लोगों के अंदर वो आ जाती है, हिम्मत आ जाती है कि ये ब्लास्ट कर देते हैं। तो आपके सिक्योरिटी और आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है जनाब? कैसे फेलियर हो गया ये ताकतवर हो गए और आप कमजोर हो गए। ये तो सीना चौड़ा करने वाली बात कहीं से कहीं तक बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब बताइए, सीना चौड़ा करने वाली बात कौन लोग करते हैं और पंचर बनाने वालों को इल्जाम कौन लोग देते हैं? यानी आप कमजोरों को ताकतवर साबित करके रहमान जी, यहाँ भारतीयों की सुरक्षा की बात हो रही है, किसी धर्म विशेष को लेकर कोई चर्चा इस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि वहां केरला में भी जो लोग मौजूद थे वो सभी भारतीय हैं और भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये सवाल है। मैं शहजाद पूनावाला से आपके सवाल का जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि इस मामले को NIA को जांच करनी चाहिए, और कैसे सिक्योरिटी में चूक हो गई? रैली इन मल्लापुरम, ब्लास्ट इन एर्नाकुलम, क्या ये संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग? 24 घंटे पहले फिलिस्तीन के कॉज के नाम पर हमास, जिसको इन्होंने कहा कि इजराइल स्पॉन्सर्ड है, फलाना स्पॉन्सर्ड है, उसके आतंकी फाउंडर को बुलाया जाता है। मंच पर क्या लिखा था? उखाड़ फेंको हिंदुत्व। अब पैलेस्टाइन का और इसका क्या लेना देना था? परंतु ये संदेश था, मंच से बोला जाता है कि काफिरों को वैसे ही उखाड़ना है जैसे हमास ने उखाड़ा। और 24 घंटे बाद, बिल्कुल 24 घंटे बाद, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। पहला प्रयोग किया जाता है, जिनको ये काफिर मानते हैं वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। अब इसमें मुसलमान कहां से आ गया? आतंक का कोई धर्म होता है क्या अतीकुर रहमान साहब? दूसरी बात, जहां पर यह प्लेटफॉर्म दिया गया आतंकियों को, उस सरकार के मुख्य और गृह मंत्री कहां बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं, अभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब PFI पर प्रतिबंध लगा, NIA करते हैं, प्रतिबंध लगा PFI पर, PFI की पैरवी करने लगे, PFI के एक व्यक्ति को नौकरी दे दी। इनके एक मंत्री है वसावन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं विशाल जी, वसावन का बाइट निकालिए। वो पता है क्या कहते हैं? ये कोई जो मरे हैं, अभी एक शर्मनाक तरीके से एक व्यक्ति की जान चली गई है, वो कहते हैं ये व्यक्ति जिनकी जान चली गई है वो हमले से नहीं गई है, आग से गई है। मतलब सोचिए, ये वो मंडली है जो कहेगी कि हमास ने 1400 लोगों को नहीं मारा, बंदूक और नाइफ ने मारा। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, बाकी सारे विषय छोड़ दीजिए, हमास ने जो ये शुरुआत की 7 अक्टूबर को, यहां पर 2 मौलाना बैठे हैं,
मौलाना नदीमुद्दीन से पूछिए कि अगर आप इसके समर्थन में नहीं है, एक तरफा फतवा क्यों नहीं आया इनका खंडन करते हुए। अभी ये जो लेकिन शहजाद पूनावाला जी, क्या आपको लगता है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी इसकी भनक नहीं लग पाई जो ब्लास्ट हुआ केरला में, उनसे भी कोई चूक हुई है? देखिए विशाल जी, क्योंकि आप स्वयं इन चीजों को ट्रैक करते हैं, कैसी इनपुट मिली केंद्रीय एजेंसीज को, उन्होंने किस प्रकार से राज्य सरकार को दी और राज्य सरकार की पुलिस अंततः कार्रवाई करती है किसी भी इनपुट पर, यह भी आपको पता है। कोई एनआईए प्री टेरर अटैक जाकर नहीं कर सकती। तो किसकी चूक रही है वो तो जांच का विषय है, एनआईए बताएगी। परंतु आज बताइए, आपको याद होगा 2014 के पहले का कालखंड, मुंबई में ब्लास्ट, वाराणसी में ब्लास्ट, कोयंबटूर में ब्लास्ट, जयपुर में ब्लास्ट, पुणे में ब्लास्ट, सब जगह ब्लास्ट होते थे। आज वो संख्या पूरी कम हो चुकी है, थम गई है, क्योंकि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। परंतु आज जो केरल की धरती पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, सीधे सीधे ये कानून व्यवस्था का विषय है। केरल की सरकार अभी तक ये किसने किया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, ये पूरी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, और इस हमले का पूरा मकसद क्या है इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन भी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, शहजाद पूनावाला ये सवाल उठा रहे हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया इजराइल पर, क्या आप लोग उसका विरोध करेंगे? देखिए, शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला को इतना भी नहीं मालूम है कि जो हमास ने किया उसकी निंदा सभी मुसलमानों ने किया। आतंकवाद का ना हमने समर्थन किया, ना हम कभी समर्थन करने वाले हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि सुनिए, फतवा जारी किया आतंक के खिलाफ। अरे पहले सुनो ना यार, फतवा जारी किया, बीच में बोलते हुए जो जाहिल होते हैं। नहीं देखिए, जाहिल होते हैं, बीच में बोलते हैं। मौलाना साहब पढ़े लिखे नहीं बोलते ना। मौलाना साहब, आप शब्दों का प्रयोग नहीं, आप सभ्य व्यक्ति हैं, आप हमारे सारे मेहमान यहाँ पर सभ्य हैं। आप शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं, मैं आप शब्दों के लिए इस मंच की जगह बिल्कुल नहीं दूंगा। आप अपनी बात पूरी करिए। अरे ठीक नहीं, मेरी बात में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप लेकिन इस तरह से नहीं बोल सकते मौलाना साहब। देखिए, आप किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई, वो चैलेंज करके कह रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए मौलाना साहब, आपसे सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। अरे आपने मौलाना फतवा जारी किया क्या? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। कहाँ किया? हाँ बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल किया। आप 1 मिनट सुनिए, उसके बाद बोलिए सर। आप बोलिए, काउंटर करिए, पहले मेरी बात सुनिए। शहजाद जी, 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा किया। हाँ बिल्कुल, हमने कहा, उसी दिन हमने कहा कि हमास ने जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए। मगर 50 साल से इजराइल मार रहा है, गोलान से लेके वेस्ट बैंक और गाजा तक सब कब्जा कर लिया, निहत्थे लोगों को मार रहा है, तो उसकी मजम्मत कौन करेगा, उसकी निंदा कौन करेगा? हमास को खुलेआम हम आतंकवादी कह रहे हैं, उसकी निंदा होनी चाहिए, और जो लोग उसके पीछे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कब मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने आतंकवाद का समर्थन किया है? हमने फलस्तीन के मजलूमों का समर्थन किया, चाहे दुनिया में कहीं हो। नेल्सन मंडेला का क्या देश ने समर्थन नहीं किया था? क्या एलटीटीई जब मार रहे थे तो वहां जो लोग मर रहे थे उनका भारत सरकार ने समर्थन नहीं किया? लेकिन गाजा में जो निर्दोष लोगों की मौत हो रही है उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। आपकी जानकारी में थोड़ी दुरुस्त कर देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, और भारत का आपको आधिकारिक स्टैंड पहले से ही पता होगा। हम कह रहे हैं, हाँ, यहां तो बात जो आतंकी हमला हुआ था इजराइल पर, उसके निंदा की जा रही है। हाँ, न बिल्कुल कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। साथ साथ इजराइल जो निहत्तों को मार रहा उसकी भी निंदा कर रहे हैं। चलिए शहजाद जी, जल्दी से आप इस पे कुछ काउंटर करना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने निंदा की है। शहजाद जी, फिर मैं आगे इस मुद्दे पर आगे बढ़ता हूं। नहीं, ये निंदा नहीं है, ये कंडीशनल निंदा है। इनको बोले कंडीशनल निंदा क्यों कर रहे हैं? अनकंडीशनल निंदा कीजिए। इजराइल की जहां तक बात है, तो इजराइल ने जो किया है उसके बदले में नेपाली और थाईलैंड के लोगों को क्यों मारा हमास ने? उनका क्या लेना देना था? और अगर आप ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं ना मौलाना साहब, ऑक्यूपेशन की बात है ना, कश्मीर पर 1000 वर्ष पहले कौन रहता था? हिंदू रहते थे, तो उनको तो वहां से जेनोसाइड करके मरवा के भगा दिया। सुशील पंडित बैठे हैं, एक बार खंडन कीजिए उन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस का जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को काट के मार के भगा दिया वहां से। ऑक्यूपेशन के खिलाफ है ना। एक बार बोलिए जो कश्मीर में इस्लामिक जिहाद हुआ, मुर्दाबाद। एक बार बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो कश्मीर के अंदर इनोसेंट मारे गए, पंडितों को मारा गया, मारने वाले बिल्कुल जो है आतंकवादी थे, मुर्दाबाद।
मैं तो बिल्कुल कहता हूं कश्मीर से जिन पंडितों को निकाला गया, आपकी सरकार आज तक क्या कर रही? आप हमारी आज भी फंसा नहीं पाए, बहुत अच्छी बात आज भी है, फंसा नहीं पाए। बहुत अच्छी मैं बात तो है, कहता हूं आतंकवादी बहुत अच्छी बात है। आतंकवादी मुर्दाबाद। अब मुझे बताइए, बिल्कुल मुर्दाबाद। ऑक्यूपाइड लैंड है ना, ऑक्यूपाइड लैंड है ना, फिर वो कश्मीर की जमीन ऑक्यूपाइड लैंड है ना, मानते कि नहीं मानते हैं? चलिए कश्मीर की जमीन ऑक्यूपाइड। चलिए शहजाद जी और मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अतीक भी जुड़े हुए हैं और सुशील पंडित जी भी जुड़े हुए। मोहम्मद अतीक साहब, क्या जैसे अभी आपने शहजाद पूनावाला को सुना होगा, उन्होंने जिस रैली का जिक्र किया जिसमें हमास का आतंकी वर्चुअल तौर पे जुड़ा था, और उसके बाद आज केरला के एर्नाकुलम में ब्लास्ट हो जाना, शहजाद पूनावाला यानी बीजेपी ये कह रही, क्या ये संयोग है या प्रयोग? देखिए विशाल जी, जो लोग उसमें मरे हैं, एक जो शख्स मरा है, मैं तो चाहता हूं कि जो है भाई उसके शोक संतप्त परिवार को जो है जल्द से जल्द सांत्वना मिले, और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्दी सही हो जाए। हिंसा कैसी भी हो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इस तरह की हिंसा भारत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन शहजाद पूनावाला भूल जाते हैं इस बात को लेकर कि आखिर इनकी सरकार इतनी विफल क्यों हुई है। ये डिफेंसिव हो गए, आखिर सारी गाज तो इन्हीं पे गिरने वाली है ना। सरकार तो इनकी है, इतना मजबूत गृह मंत्री इनके पास है, इतना मजबूत 36 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री इनके पास में, इंटेलिजेंस इनकी किस तरह से जो है फेल हो जाती है। यहाँ पर आके बैठ के बात करना अलग बात है। इतना बड़ा पुलवामा का अटैक इन्हीं की सरकार में हुआ था, और वो कैसे वर्चुअल तौर पे केरला में जुड़ गया, क्या आप लोग को जानकारी नहीं थी? नहीं खालिद, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं आपको बताऊं, अभी क्या है कि जांच एजेंसी को पता नहीं है कि खालिद मिशेल का इसमें हाथ है कि नहीं हाथ है, लेकिन उसमें यहूदी एंगल भी लिया है, ईसाई एंगल भी लिया है, और क्या कहते हैं रैली का भी एंगल लिया है। लेकिन भाजपा ये बताए कि केरल के अंदर भागवा ग्रुप्स का जो है इतिहास रहा है बॉम्ब ब्लास्टिंग में, उसका ये रहा है, लेकिन ये उस बात को नहीं मानेंगे। अपनी सरकार की बिल्कुल विफलता को ये तस्लीम नहीं करने वाले। कश्मीर के लोगों की बात कर रहे थे, अरे कश्मीर में जिन लोगों ने कश्मीरियों पंडितों को भगाया, आप तो उनके साथ मिलकर सरकार, आप तो उनके साथ सरकार बना रहे थे। आज जो हमला हुआ है एर्नाकुलम में, उसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या जानकारी है, किसकी साजिश है? देखिए वही मैं कह रहा हूं, मीडिया को जानकारी है, भाजपा को जानकारी है, हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी कोई जानकारी नहीं है। वो बताएगी किसका हाथ है, तब हमको पता चलेगा। आपको पता चल चुका है, शहजाद पूनावाला को पता चल चुका है, लिहाजा सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद अतीक साहब, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है? हमारा सवाल ही यही है आज का। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब भारत की एजेंसीज बताएंगी तभी तो पता चलेगा। आपको तो पता चल गया वहां यहूदी बस्ती थी, वहां पर ईसाइयों का मसला था, और मोहम्मद अतीक साहब, जहां पर ये हमला हुआ है वो ईसाई कन्वेंशन सेंटर था। जोड़ते हैं अतीक साहब, कोई कुछ नहीं जोड़ रहा है, हम सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं। आप इसको बिल्कुल भी कोई एंगल देने का प्रयास मत करिए। मोहम्मद अतीक साहब, इसे कोई भी धार्मिक एंगल देने का प्रयास आप मत करिए। ईसाई कन्वेंशन सेंटर पर यह हमला हुआ है, ये जानकारी बस हमने दी है। आपकी रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं जो आपने अभी तक दिखाई है, अभी भारत की एजेंसीज को नहीं मालूम है। मोहम्मद अतीक साहब, हमने सिर्फ तथ्य सामने रखा है, कहां पर यह हमला हुआ है, और ये सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे किसकी साजिश है। मुसलमान हो, दलित हो, हमारा कोई, देखिए मैं कहना चाहता हूं, मोहम्मद अतीक साहब, हम यहाँ पर भारतीयों की बात कर रहे हैं, आप उनको धर्म में मत बांटिए। केरल में भी भारतीय रहते हैं, मुसलमान भी भारतीय हैं, भारतीयों की बात कर, ईसाई भी भारतीय हैं जो भारत में रहते हैं। मैं भारतीयों की बात कर, अरे कितना बोलेंगे आप? मोहम्मद अतीक साहब, आप इसको धार्मिक एंगल की तरफ बिल्कुल मत ले जाइए। बोल लीजिए ना। नहीं बिल्कुल, अगर आपको बोलना है तो इतने सारे पैनलिस्ट। नहीं मोहम्मद अतीक साहब, आप इसको धार्मिक एंगल की तरफ बिल्कुल मत ले जाइए, मेरा आपसे यही अनुरोध है। मैं धार्मिक एंगल दे ही नहीं रहा हूं, आपकी रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं जो आपने रिपोर्ट दिखाई है। मोहम्मद अतीक साहब, हमारी रिपोर्ट में हम सवाल पूछ रहे हैं, और जो पिछले 2 दिनों से घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की मैं जानकारी दे रहा हूं। यही सवाल पूछ रहा हूं मोहम्मद अतीक साहब। अच्छा आप बताइए, क्या हमास का जो नेता है वो वर्चुअल तौर पर कल जुड़ा था फिलिस्तीन के समर्थन की रैली में या नहीं? ये गलत है या सही है, आप इसको बता दीजिए। ये भारत वर्चुअल तौर पर वो जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? की जो एजेंसीज हैं उनको, अरे अतीक साहब, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, आप मुझे तथ्य बताइए ना। ये खालिद माशेल कल ऑनलाइन वर्चुअल तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन की रैली में जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था?
वो मिशेल कैसे एंटर हो गया उसके अंदर? भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि ये सही था कि गलत हुआ। अतीक साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम सिर्फ तथ्य बता रहे हैं और आप सभी से सवाल पूछ रहे हैं। मैं भाजपा से भी सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। मैं हम सिर्फ तथ्य बता रहे हैं, घटनाक्रम बता रहे हैं, क्या हुआ है। क्या भाजपा के प्रवक्ता से मोहम्मद अतीक साहब, आपने लगता सवाल सुना नहीं शहजाद पूनावाला से जो मैंने पूछा। आपको, आप लोग को आदत हो गई कि किसी भी चीज को धार्मिक एंगल दे दीजिए। आप लोग की आदत हो गई धार्मिक एंगल देने की। आप सवाल तो सुनते नहीं, अपने सुविधाजनक सवाल सुनेंगे। मेरा पहला सवाल शहजाद पूनावाला से था कि क्या केंद्रीय एजेंसियों की कोई चूक रही है? आप रिवाइंड करके कार्यक्रम को देख लीजिएगा। सुशील पंडित जी, डीके दुबे जी जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी, भाषण बहुत लंबा देते हैं। कोई बात नहीं अतीक साहब, फिर मौका मिलेगा आपको। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, क्या यह संयोग है या प्रयोग है? एक दिन पहले हमास का जो आतंकी है वो वर्चुअल तौर पर जुड़ता है और दूसरे दिन ये ब्लास्ट होता है। किसकी साजिश है? सवाल यही बना हुआ है। अभी तक इंतजार है जानकारी का। जी विशाल जी, इन सवालों के जवाब ढूंढने ही एनआईए का दस्ता दिल्ली से आया है और वहां पर भी सुरक्षा बल निरीक्षण कर रहे हैं। इसकी जांच जल्दी ही जवाब सामने आएगा। लेकिन जिन दो विषयों को हम लोग सुशील जी, आपके साथ कोई ऑडियो की दिक्कत आ रही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। डीके दुबे जी, आपकी क्या राय है? आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना है। केरला में जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे किसकी साजिश है? आपको क्या लगता है? देखिए, साजिश के मामले में तो एनआईए जांच कर रही है। जब वो कर लेगी तभी कुछ खुलासा किया जा सकता है। लेकिन संभावनाओं पर तो चिंता की जा सकती और संभावनाएं बिल्कुल साफ तौर पर कहती हैं, जब कोई बड़ा विश्व का कट्टरपंथी या जो आतंकी लीडर किसी बड़ी सभा को संबोधित कर रहा हो, तो उसमें संभव है कि एक बड़ी संख्या उससे प्रभावित होकर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हो, कुछ ना कुछ बड़ा घटना करने के लिए तैयार हो। ये जो हमास का लीडर जुड़ा है, ये सब कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में एक्शन लो। भाई, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की बात छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने मंच सजाया है, जिन लोगों ने अनुमति दी है, जिन लोगों ने वहां पर पुलिस व्यवस्था की होगी, जो प्रशासन वहां पर लगा होगा, वो कौन? वो दोषी नहीं है क्या? वो सारों को पता होगा कि ये किसकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसके पोस्टर छपे हुए थे, उसके पोस्टर बैनर लगे हुए थे। इसके बावजूद वो सभा होने दी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो हमास की मानसिकता के हैं। और अगर हमास की मानसिकता का कोई व्यक्ति है, हमास की मानसिकता के लोग हैं, तो हमास जैसी घटनाएं करना संभव है। लेकिन भारत है, भारत में खुलेआम वैसे नहीं कर सकते, किंतु ये घटना में उनका हाथ होना संभव है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं को और यहूदियों को वहां पर टारगेट किया गया उस जनसभा में, और जिस प्रकार नारे लगाए गए, जिस प्रकार से वहां हिंदुओं के विषय में वार्ता की गई, देखिए बिल्कुल ये एग्जैक्ट क्या हुआ, इसकी जानकारी तो एनआईए देगी, जांच एजेंसियां देंगी। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उनका जवाब यहां पर जरूर लूंगा। शहजाद पूनावाला, आपने अभी मोहम्मद अतीक को सुना होगा। मोहम्मद अतीक जी कह रहे हैं कि ये आप लोग की विफलता है, आप लोग को सूचना नहीं मिल पाई। आज केरला के होम मिनिस्टर कहां पे है विशाल जी, जरा बताना। केंद्र की सरकार का दिल्ली में थे, कहीं धरने पर बैठे थे, जो मुझे जानकारी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि केरल में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की। वहां पर अमित शाह जी और हमारी केंद्र की एजेंसी कुछ इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकती डायरेक्टली? यही कहते हैं ना, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं ईडी चली जाती है तो धरने पर आ जाते हैं। तो हमने अगर इनपुट दिया है तो उस पर काम किसको करना होता है? राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस को। आज राज्य की पुलिस के मुखिया कहाँ हैं? वो बैठे हैं वोट बैंक को सजाने संवारने के लिए, हमास की पैरवी करने के लिए दिल्ली में। और अगर ये हमास आतंकी गुट मानते हैं, जैसे मौलाना नदीमुद्दीन ने कहा, तो नदीमुद्दीन साहब, जमाते इस्लामी क्या हुआ फिर? जमाते इस्लामी ने मंच सजा के दिया। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने इसका समर्थन किया है, इसलिए किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमास की पैरवी करने के लिए कांग्रेस के नेता राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सारे नेताओं ने पैरवी की। सीडब्ल्यूसी में उसका खंडन नहीं किया। तो कांग्रेस किसके पक्ष में खड़ी हुई? खंडन कीजिए कांग्रेस का भी। और आखिरी बात देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व को उखाड़ना है, वहां पर हमास का मंच सजा हुआ है। क्या ये आतंकवादी मंशा है या नहीं है? हिंदुत्व को उखाड़ना अगर हमास के प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है, आतंक के प्लेटफॉर्म पे, तो मौलाना नदीमुद्दीन, क्या ये आतंकी मंशा थी या नहीं थी? एक बार बोलिए। चलिए मौलाना साहब जवाब दीजिए, फिर मैं अतिकुर रहमान साहब से सवाल पूछूंगा। मौलाना साहब देखिए पहले शहजाद पूनावाला को थोड़ी तो भी जो है सहिष्णुता की बात करनी चाहिए।
मैं कहता हूं कि अगर हमास का आतंकवादी वर्चुअल मीटिंग में जुड़ रहा है तो क्या इंटेलिजेंस को खबर नहीं है? पोस्टर छपे, सब छपा, तो सरकार किसकी है? कार्रवाई किसको करना है? रहा सवाल, हमने कह दिया कि हमास आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते, बार बार करने के बजाय तुम एक मरतबा भी तो बोलो। जमात-ए इस्लामी क्या होगा? हेलो, जमात-ए इस्लामी क्या हुआ? वो जांच का विषय। अरे जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा वो आतंकवादी है। तो जमात ठीक है, कार्रवाई करना तो एनआईए को कार्रवाई करो। अरे पहले सुनो, अरे बीच में बोलने की जाहिल को बंद करो, ये जाहिल को बंद करो, ये जाहिल को कहां से पकड़ के लाए? ये जाहिल को बंद करो। देखिए मौलाना साहब देखिए, आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं। मौलाना साहब देखिए, आप शांति बना के रखिए, इतना गुस्सा नहीं होते। मौलाना साहब, जी काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप बहस की गरिमा को दूसरी दिशा में लेकर चले जाएंगे। आप तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अतीकुर रहमान से अगला सवाल लेता हूं। नहीं, आप तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप शब्दों का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा, तब तक आप थोड़ा शांति रखिए। अतीकुर रहमान जी, मैंने केरल के बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा कि वर्चुअल तौर पर जो वहां पर हमास का आतंकी शामिल हुआ है ये अलार्मिंग है। फिलिस्तीन बचाओ के बैनर तले हमास का महिमा मंडन किया जा रहा है। केरल की पुलिस कहां है? यह केरल के बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट था। देखिए, बहुत अलार्मिंग है, और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो ये इसी तरह के ट्वीट देंगे ना। क्या विशाल जी आप जानते नहीं हैं कि कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी बीजेपी को कोई सूंघने वाला नहीं है केरल के अंदर? आरएसएस ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन वहां पर उनकी दाल गल नहीं रही है। इस तरह से ही पोलराइज करके ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपने कदम जमा लें। 100 बात की एक बात यही है। अब सवाल आता है कि कैसे ऐसे आतंकी लोग इन मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं? क्या इनके ऊपर कोई रोक वहां की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर, क्या इतनी उनकी ताकत दमखम नहीं है? अतीकुर रहमान जी, क्या केरल की सरकार और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? मुझे क्या चल रहा है भाई? इतनी बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही थी, उसमें ये वर्चुअल तौर पर जुड़ेगा? एग्जैक्टली। नहीं, ये जो डीके दुबे जी ने अभी कहा कि भाई आंदोलन ही परमिशन क्यों मिला? आरएसएस की रैली को परमिशन मिलना चाहिए, लेकिन पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में रैली नहीं निकलना चाहिए। ये आंदोलन जीवी वाला जो नैरेटिव है, ये प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुन चुके हैं। हम सब आंदोलन जीवी हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो बंगाल में करती है वो आंदोलन जीवी नहीं है। उनको आंदोलन करने का हक है, लेकिन यहां पर हम बीजेपी के अगेंस्ट में या पैलेस्टाइन के फेवर में आंदोलन नहीं कर सकते। 100 बात की एक बात। चलिए सुशील पंडित जी से मैं काउंटर लेता हूं, फिर और मेहमान जुड़े। सुशील पंडित जी। जी विशाल जी, धन्यवाद। देखिए, अतीकुर रहमान जी ने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि इसको मुसलमानों से मत जोड़िए, जबकि ना आपने जोड़ा था ना किसी ने जोड़ा था। वो सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे इस कार्यक्रम में। मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, जमाते इस्लामी क्या सिखों का संगठन है, हिंदुओं का संगठन है, पारसियों का संगठन है, बौद्धों का संगठन है, किनका, क्रिश्चियंस का संगठन है, किनका संगठन है? जमाते इस्लामी कौन सी अलम लेकर के, कौन सा परचम लेकर के निकलता है, किनकी बात करता है? और अगर वो हमास के एक लीडर को एक पूरी पब्लिक मीटिंग में बुला रहा है, और वो भी मल्लापुरम में, आप मल्लापुरम का इतिहास बताइए इन्हें। पहला जिला था केरल का जिसको केवल मुस्लिम बहुल होने के कारण एक जिला बनाया गया, वो भी वहां की कॉमरेड सरकार ने, ईएमएस नंबूद्रिपाद ने। तब वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर के राजनीति करते थे। वो तब से करते आ रहे हैं, आईयूएमएल के साथ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, उनके साथ ये मिलकर राजनीति तब से कर रहे हैं जब भारत के विभाजन के लिए दोनों एक साथ खड़े थे। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथ आना पिछले 15 सालों से चल रहा था, जब उन्होंने मल्लापुरम को एक मुस्लिम बहुल जिला बनाया, आईयूएमएल की ही डिमांड पे बनाया। और वहां पर आपको बीज मिल रहे हैं हमास के आतंकवादियों के दूर से ट्विटर पर भाषण करवाने के, ताकि वहां का मुस्लिम युवा जो है वो इस जिहादी मानसिकता उसके दिमाग में पनपाई जा सके। और उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप केरल में एक बम धमाका देखते हैं। मैं उससे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं,
लेकिन ये सब सामने आपके तथ्य हैं और एनआईए इन्हीं तथ्यों पर सुशील जांच जी, भी करेगी। वही तथ्य हम भी रख रहे हैं और इसी तथ्य पर हमने आप लोगों से सवाल पूछा है। इसी तथ्य पर हमने मोहम्मद अतीक साहब, मौलाना मुफ्ती साहब, सुशील पंडित जी, डीके दुबे जी, शहजाद पूनावाला, इन्हीं तमाम तथ्यों पर हमने सबसे सवाल पूछा, लेकिन मोहम्मद अतीक साहब को धार्मिक एंगल दिख जाता है और वो कहते हैं कि आप यहां पर कैसे पहुंच गए। हम आपको बस जानकारी दे रहे हैं कल से आज तक क्या हुआ है। ये तो जांच का विषय है ही मोहम्मद अतीक साहब, उससे पहले धार्मिक एंगल पे कैसे पहुंच जाएंगे? रैली में क्या नहीं, उस रैली में क्या ये नारा नहीं दिया गया कि हिंदुत्व को और यहूदियों को उखाड़ फेंको? क्या ये धर्म नहीं है? क्या इसमें मजहबी एंगल नहीं है? और ये नारा किसने दिया और किन लोगों की जमात में, किन लोगों की संगठित की गई सभा में दिया गया? विशाल जी जवाब देना ये सब वाजिबुल जी मैं जवाब देना बहुत चाहूंगा, गौर से सुन रहा हूं। एक मिनट मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं लेकिन निवेदन आपसे है कि आप शब्दों का प्रयोग मत करिए किसी के लिए, आप अपनी बात रखिए। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने अब शब्दों का प्रयोग किया है तो इसके लिए क्षमा है जी, इसके लिए माफी है। हाँ, मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के खिलाफ अपशब्द कहा है, नारा लगाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कौन करेगा कार्रवाई? लोगों ने परमिशन लिया है और वो मुफ्ती साहब कार्रवाई कौन करेगा? किससे मांग कर रहे हैं आप? हेलो, मैं स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दिया जी? स्टेट गवर्नमेंट ने पहले परमिशन क्यों दिया? इसमें होम मिनिस्ट्री। मौलाना साहब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, अपने जवाब में इसको भी जोड़ दीजिए। ये यहूद और हनूद के खिलाफ जो जहर भरा जाता है दिमागों में, खुतबों में, अलग अलग इदारों में, वो उसको किस श्रेणी में रखते हैं आप? उसको कहां आंकते हैं? क्या ये उसी की पैदाइश नहीं है? इस तरह की नफरत, इस तरह की हिंसा, इस तरह का तशद्दुद। चलिए जल्दी से मौलाना मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनके पास भी हमें जाना है, फिर शहजाद पूनावाला जी जल्दी से। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, किसी से नफरत करने का किसी को अख्तियार नहीं है। इस्लाम ने कहा है कि प्यार करो और प्यार बांटो। खुतबा में जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी और शहजाद पूनावाला जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप देखते हैं जो आज केरल में ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे किसकी साजिश है, किसकी चूक है? और जो तथ्य अभी तक दिखाई दे रहे हैं, घटनाक्रम, कल हमास का एक आतंकी वर्चुअल तौर पर जुड़ता है, आज ब्लास्ट हो जाता है, क्या अब तक पता चल पा रहा है सरकार को केरल में? देखिए, कल ऑल पार्टी मीटिंग है, सुबह 10 बजे चीफ मिनिस्टर ने बुलाई है। कल सुबह इन्वेस्टिगेशंस हैं और हमें अभी रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। पता लगा कोई और एंगल निकले और हम यहाँ पहले से ही मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का एक फैशन हो चुका है इस मुल्क में, तो ये नहीं करना चाहिए। विवेक जी, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको टोकना चाह रहा हूं, हमने किसी धर्म का नाम इसमें नहीं लिया है, हम किसी धर्म को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। और उस भारतीयों में मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं। अब आप अपनी बात पूरी करिए। बात को आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल आपने नहीं लिया, लेकिन बहुत से स्पोक्स पर्सन है, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से संगठन है जो आज फैशन चल रहा है 2014 के बाद कि कोई भी समस्या हो सबसे पहले इस्लाम को, कुरान को और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दो। तो मेरी यही अपील सबसे है, वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी ओवर, और जो आएगा, और हम सभी पार्टियों को जो हमने मीटिंग में कल बुलाया है उनको सही उत्तर चीफ मिनिस्टर अपने। लेकिन विवेक जी कल ये हमास का जो आतंकी है खालिद माशिल, ये कैसे वर्चुअल तौर पर जुड़ गया केरला में? जमाते इस्लामी का फंक्शन था, वो जमाते इस्लामी की रैली थी, हम लोग जमाते इस्लामी से नहीं है, और उसके बाद उसमें भी अगर जो परमिशन अगर नहीं ली गई है उसके बिना कौन देखिए, जब कोई भी प्रोटेस्ट या रैली होती है पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून है, हम रोज प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे, किस टॉपिक पे प्रोटेस्ट है, कौन प्रोटेस्ट करवा रहा है, कितने संख्या बल में आप लोग आएंगे, क्या आपको प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, सारा ब्यौरा हम पुलिस। लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही थी विवेक जी? सवाल यहाँ पर बीजेपी भी यही उठा रही है और भी लोग उठा रहे हैं कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है एक्शन लिया जाएगा, अगर गलत हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई जरूर की जाएगी, ऐसा नहीं है। चलिए अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं शहजाद पूनावाला से एक सवाल लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। शहजाद पूनावाला जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मतलब अभी कुछ बाकी रह गया एक्शन लेने के लिए?
हमास के आतंकी नेता को प्लेटफॉर्म जमाते इस्लामी दे रही है, पर वोट बैंक का ऐसा प्रभाव और दबाव है कि जमाते इस्लामी के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और ये कह रहे हैं कि हम आगे एक्शन लेंगे। किसके लिए रुकेंगे? एक और हमला होगा उसके बाद लेंगे एक्शन, एक और बम ब्लास्ट होगा तब लेंगे एक्शन। ये एक्शन कब लेंगे? एक्शन तो ले लेना चाहिए था, ये होने ही नहीं देना चाहिए था। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। विवेक जी एक कर, विवेक जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको तुरंत मौका दूंगा। आप दोनों लोग बीच में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। विवेक जी, शहजाद जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। शहजाद जी चलिए एक काम कीजिए विशाल जी, कल 5 बजे के लिए मैं अभी से अपना समय दे देता हूँ। कल 5 बजे विवेक को भी बुला देना। कल एफआईआर 5 बजे तक भी नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, इनके मंत्री वसावन, पता है वसावन क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति जो मरा है ना आज, वो व्यक्ति ब्लास्ट से नहीं मरा है, आतंकी हमले से नहीं मरा है, आग से मरा है। मतलब व्हाइट वॉशिंग और लीपापोती पहले से ही शुरू हो गई। जैसे ये कहते हैं ना कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार थोड़ी हुआ, उन्होंने तो पलायन कर दिया। कैसे वहां पर व्हाइट वॉशिंग की, उस प्रकार की व्हाइट वॉशिंग, हमास को कवर फायर देना और बाकी चीजें करना। और इनके स्पीकर ने हमास को फ्रीडम फाइटर बोला है, वो पूछ लीजिए इनसे। शैलजा ने ट्वीट किया था, के शैलजा ने ट्वीट किया था हमास आतंकी गुट है, इनकी पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की वहां की तो उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पूछिए इनसे। चलिए मैं जवाब लेता हूं। विवेक जी जवाब दीजिए। उन्होंने कंडेम किया है हमास को? विवेक जी जवाब पार्टी ने कंडेम नहीं किया। बिल्कुल शहजाद जी, मैं जवाब लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी आप भी सुन लीजिए, सुशील पंडित जी भी सुन ले। सबसे पहली चीज है, जो पैलेस्टीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है 1948 से आज तक, इसको एक मुस्लिम मूवमेंट के द्वारा देखना। अगर ये एक इस्लामिक मूवमेंट होती तो देश पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते। सुशील जी मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक विवेक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। एक एक कर ना देखा जाए, ये एक उस देश की नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो चल रही है, जिसमें पीएलओ, यासर अराफात, पैलेस्टीन के नागरिक लड़ रहे हैं। 1948 में जो नक्शा बना था पैलेस्टीन का, उसमें आपने उनकी सारी जमीनों को छीना। इजराइल एक टेरर स्टेट है, अमेरिका उसको बैक करता है। यह एक इंपीरियलिज्म का एक बुरा एग्जाम्पल है और हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। विवेक जी, लेकिन क्या आप हमास के आतंकी हमले का विरोध करेंगे? क्या आप हमास के आतंकी हमले की निंदा करेंगे? क्या हमास ने इजराइल के जो 1400 नागरिकों की हत्या की, बुरी तरह मारा, क्या आप उसके लिए बोलेंगे? बिल्कुल, आप सुन लीजिए, मैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट बोल, देखिए कुछ तकनीकी हम उस जिनोसाइड के खिलाफ हैं, लेकिन इस इंसिडेंट्स को वैक्यूम में ना देखा जाए। इजराइल हैज बीन डूइंग इट लास्ट 70-75 इयर्स। तो आप इजराइल को की स्टेट बोलिए तो हमास की कार्रवाई जायज है, 7 अक्टूबर की कार्रवाई जायज है कि हमास ने गलत किया, तो लेकिन जो नहीं तो आपने तो जायज ठहराया, जो अस्पताल में बम डाला, 500 आदमी मारे एक दिन में, उसमें एक सवाल सुशील जी, एक सवाल फिर आप एक सवाल, एक सेकंड विवेक जी, आपने अभी कहा इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, चाइना हमारी लैंड भी ऑक्यूपाई करता है, मुसलमानों को भी मारता है, चाइना टेररिस्ट स्टेट है? मैं आपके अमेरिकन प्रोपेगेंडा व्हिच इज अगेंस्ट द चाइनीज पर विश्वास नहीं करता। अगर ऐसा होता तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशंस ना रखते, ना चाइना ज्यादा मुसलमानों को मार रहा है। अच्छा चलिए देखिए विवेक जी मैं सुशील पंडित जी से अगला सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह है कि आखिरकार कब तक एफआईआर होगी आयोजकों पर? नहीं, वो जो भी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारे क्लॉजेस देखे जाएंगे, स्पीचेस को स्टडी किया जाएगा। अगर गलत चीजें हैं तो उसके ऊपर एफआईआर होगी, एब्सोल्युटली होगी। क्या आपको लगता है कि हमास, विवेक जी क्या आपको लगता है कि हमास के आतंकी का जुड़ना अभी भी कुछ है कि गलत है या सही है? भारत में हमास का क्या काम है? और यूएन के अंदर रेजोल्यूशन को समर्थन दिया कि जाइए युद्ध को रोकिए जहां फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। भारत ने एब्सटेन किया। शेम ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। विवेक जी एक सेकंड मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। भारत वहां पर इसलिए एब्सटेन किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जो आतंकी हमले की निंदा नहीं कर रहे थे। भारत का स्टैंड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारत का स्टैंड बहुत लंबे समय से है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का स्टैंड आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की और जो अस्पताल पर हमला हुआ उसके ऊपर दुख भी व्यक्त किया है। लेकिन जो हमास ने आतंकी हमला किया है उसके खिलाफ भारत इजराइल के साथ भी खड़ा रहा है, आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है।
सेक्रेटरी ने जब एक बार बोल दिया कि डोंट सी अक्टूबर 7th इन अ वैक्यूम, विवेक जी आपको भारत का ऑफिशियल स्टैंड पता होगा ना, जो ऑफिशियल स्टैंड पिछले कई सालों से है, वही ऑफिशियल स्टैंड अभी भी बना हुआ है। विवेक जी आप बहुत सम्मानित नेता हैं, आपको भारत का आधिकारिक स्टैंड पता है कि नहीं पता इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर? That we support an independent, जो MEA ने स्टेटमेंट जारी किया उसके ऊपर पानी फेर दिया। पहले इन्होंने बोला भी सपोर्ट एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, उसके बाद जाकर के खड़े हुए इजराइल और अमेरिका की तरह। विवेक जी भारत अपने पुराने रुख पर कायम है। मैं विदेश मंत्रालय कवर करता हूं, मुझे इस चीज की पूरी जानकारी है। भारत अपने पुराने स्टैंड पर अभी भी खड़ा हुआ है। भारत का पुराना स्टैंड 2 स्टेट सॉल्यूशन का है, शांति के साथ, इजराइल के साथ, फिलिस्तीन का सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करके ही 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यह भारत का आधिकारिक स्टैंड है। आपको कहां से पता चल गया कोई और स्टैंड है? क्यों नहीं हुआ, क्यों किया गया? अतीकुर रहमान जी, आतंकी हमले की निंदा करने के शब्द में बहुत सारे लोग आतंकी हमले शब्द का प्रयोग करने से बच रहे थे कई देश। आपको पूरी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए, यूएन में जो हुआ है। क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता? विवेक श्रीवास्तव जी आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं करेंगे कई देश? आप ये बताइए विवेक जी, आतंक की निंदा क्यों नहीं करेंगे कई देश? पास हुआ है, कंडेम हुआ है। विवेक जी आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की जाएगी? कई देश आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं करेंगे? आप हमें ये बताइए विवेक जी, निंदा क्यों नहीं की जा रही है? आप बोलिए ना, अमेरिका टेरर स्टेट है। विवेक श्रीवास्तव जी आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की जाएगी? हमास ने दक्षिणी इजराइल में जिस तरह से 1400 नागरिकों को मारा, बच्चों को गोलियों से मारा, महिलाओं को मारा, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करके आया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस आतंकी हमले की निंदा कई देश क्यों नहीं कर रहे हैं? 7000 बच्चों और औरतों को मारने की निंदा क्यों नहीं की जा रही? अतीकुर रहमान जी आपको भी भारत का स्टैंड पूरी तरह से पता है। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं, लेकिन भारत ने वहां पर भी मानवीय सहायता के लिए सबसे पहले पहल की है। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए भारत ने पहल की है। वहां के निर्दोष और मासूम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारत ने पहल की है। आप लोग अपने एजेंडे से बाहर निकलकर अगर देश के हित के बारे में सोचेंगे तो आपको दोनों तरफ का पूरा एजेंडा साफ होगा। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। इजराइल की निंदा क्यों नहीं की? चलिए मैं शहजाद पूनावाला से सवाल लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, एक अतीकुर रहमान, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि इजराइल ने वहां के निर्दोष लोगों को मारा, इसलिए उनकी निंदा होनी चाहिए, ये उनका सवाल है। अतीकुर रहमान साहब, यमन में जो बच्चे मर रहे हैं उस पर एक मुस्लिम देश ही बॉम्ब गिरा रहा है, उसकी निंदा कभी की आपने? यमन में जो बच्चे मर रहे हैं, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, ये सारे देशों में कौन मार रहा है एक दूसरे को? अफगानिस्तान में कौन मार रहा है एक दूसरे को? अरे भाई सेकेंडरी क्वेश्चन कैसे है? आपका दिल वहां पर क्यों धड़कता है और यहाँ पर क्यों नहीं धड़कता? आपको क्या लेना देना? अरे भाई आपको सुनिए, मानवता की चिंता है ना, मानवता की चिंता है। अरे एक एक करके बोल रहे अतीकुर रहमान, एक सेकेंड अतीकुर रहमान, आप भड़क क्यों रहे? ना लेना ना देना, आप इधर के हो भाई, आप भारत की सरकार का क्या रुख है? चलिए अतीकुर रहमान जी आपने सवाल पूछा। अतीकुर रहमान साहब, शहजाद जी, अतीकुर रहमान साहब एक एक कर अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड, अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड। आपने सवाल पूछा कि भारत सरकार का क्या रुख है, आपका ये सवाल है। मैं जवाब शहजाद पूनावाला से लेता हूं, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। एक एक कर शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, भारत सरकार का क्या रुख है? भारत सरकार तो मानवता के साथ है। अब वो मानवता चाहे डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन में जाए या मानवता अगर आतंकवाद के हमले में मरे, हम तो मानवता के साथ है। तो जो भी मानवता को खत्म करता है हम उसके खिलाफ है। मेरी बात दूसरी है, इनका दिल पसीज रहा है ना। अरे भाई बीच में मत बोला करो यार। अतीकुर रहमान, क्या तरीका है आपका? अब सुन लीजिए, अभी आपने शहजाद जी की बात पूरी हो रही है, मैं आपके पास दोबारा हमास की तरह थोड़ी रॉकेट फायर करोगे। हमास है क्या आप रॉकेट फायर करते रहेंगे? सुन लीजिए, अब मेरा कहना यह है आपसे, अभी आपने कैसे कहा, अच्छा सुन लीजिए, अभी आपने इजराइल मुर्दाबाद सारी चीजें कह दी। अब इजराइल से ज्यादा मुसलमान तो चीन मार रहा है, इजराइल से ज्यादा मुसलमान यमन में कौन मार रहा है? बाकी के मुस्लिम देशों में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। उसके लिए कभी क्यों नहीं बोलते आप? चलिए मैं विवेक श्रीवास्तव से एक सवाल लेता हूं। शहजाद जी, विवेक श्रीवास्तव से मैं सवाल लेता हूं। विवेक जी
आपकी सरकार, आपकी पुलिस जो केरल में है, वो कब तक इस मामले पर कोई खुलासा कर पाएगी कि आखिरकार जो केरल में ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है और इसका मकसद क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है? ये बीजेपी और आरएसएस को दोष देंगे, लिख लीजिए, इस पे शो में लिख लीजिए, ये कल आरएसएस का नाम लेंगे। ये लिख लीजिए विशाल जी, कल आरएसएस का नाम लेंगे। चलिए मैं विवेक जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं काउंटर आपसे लूंगा। शहजाद जी, विवेक जी। बार बार बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती अब आरएसएस ऑडियंस को पहले पता हो। दीजिए एक मिनट। देखा, होम मिनिस्टर ने देखा, चीफ मिनिस्टर बात हुई है और सेंट्रल एश्योरेंस भी दी गई है वहां पर जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर नाउ। उसमें एजेंसीज भी काम कर रही हैं। एट द अर्लीस्ट रिजल्ट्स दिए जाएंगे। पहली चीज, एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, टर्की के अंदर 68 कम्युनिस्ट पार्टीज 21 अक्टूबर को मिले और 68 कम्युनिस्ट पार्टीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने निर्णय लिया है कि पैलेस्टीन के कॉज को हर देश में कम्युनिस्ट सपोर्ट करेंगे। चलिए सुशील पंडित जी जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे सुशील पंडित जी। कम्युनिस्ट लोग सुशील पंडित जी कॉज को कब सपोर्ट करोगे? जी विशाल जी, यहां तथ्यों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के रखा गया। जो ये लोग यूनाइटेड नेशंस की दुहाई दे रहे हैं तब से उन्हें भी मालूम है कि इजराइल का गठन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत हुआ। बिल्कुल। 13 मई को यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट आया और 14 मई को 6 अरब देश अगले ही दिन इजराइल पे चढ़ दौड़े, इकट्ठे आक्रमण किया। अब उस आक्रमण का जवाब देते हुए अगर इजराइल ने अपनी भूमि का विस्तार किया और यह शर्त लगाई कि दोबारा आक्रमण नहीं करने की गारंटी पर ही मैं ये जमीन खाली करूंगा, तब ये लोगों ने गारंटी नहीं दी, बल्कि 1967 में फिर से आक्रमण किया। इन्होंने बार बार इजराइल पे आक्रमण किया और बार बार जमीन खोते रहे, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हमारे पास समय की आज ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है, हमला आप करें, जमीन उस हमले में आप खोएं और दोष इजराइल पर दें। चलिए सुशील पंडित जी, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया शहजाद पूनावाला की लेता हूं। शहजाद जी, गजा पर बैठा, शहजाद जी क्या कहना चाहेंगे? केरल में ब्लास्ट के पीछे अब केंद्र सरकार क्या करेगी? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनको बोलिए कि वो जो जमाते इस्लामी का प्रोग्राम था उस पर एफआईआर कर देगा, बस बाकी सब छोड़ दे। एनआईए इस जांच में जुटी हुई है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो कहीं और धरना दे रहे हैं। वो अपने स्टेट चले जाए ताकि और ऐसी घटनाएं ना हो। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े और हम आप सभी से निवेदन है कि कोई भी धार्मिक एंगल इस मामले को ना दिया जाए। एजेंसियां जांच कर रही हैं।